नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 15वां। हमारे चारों ओर की वायु, इसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे चारों ओर क्या उपस्थित है, वायु उपस्थित है। उन वायु के घटक क्या हैं, वह हमारे लिए कितनी जरूरी है। वायु क्या होती है? वायु रंगहीन है, हमें दिखाई नहीं देती, इस पर यह पारदर्शी होती है। अपने सामने दीवार पर या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को, कॉपी में लिखे हुए अक्षरों को पढ़ सकते हैं। पंखा चल रहा है उसको देख सकते हैं। पंखे और हमारे बीच भी वायु है, ब्लैक बोर्ड और हमारे बीच भी वायु की परतें हैं, लेकिन वह हमें दिखाई देती है। तो वायु क्या है? रंगहीन है, पर यह पारदर्शी भी है। और इसके बिना अपने जो श्वसन की क्रिया होती है अपने शरीर में, अपने ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन गैस अपने कहाँ से ग्रहण करते हैं? वायु से ही ग्रहण करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वह भी किस में छोड़ते हैं? वायु में ही छोड़ी जाती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं वायु के द्वारा ही संभव है। तो आप सभी ने कभी भी वायु को देखा है? तो अपने देख नहीं सकते उसको, अपने बस महसूस कर सकते हैं उसका अनुभव, उसको महसूस कर सकते हैं। पंखा चलता है तो जो कपड़े हैं, कोई कॉपी है, अखबार है, उनके हिलने से अपने को पता चलता है कि वायु है, यहाँ पर हवा चल रही है। अपने कपड़े सुखाते हैं तार पर तो वो कपड़े हिलते हैं, वहां से अपने को अनुभव होता है कि वायु चल रही है। और पेड़ों की पत्तियों से, उनकी आवाजों से हमें अनुभव होता है कि वायु चल रही है। कभी कभी तो तूफान आते हैं बहुत ज्यादा, तो जो पेड़ पौधे हैं उनको उखाड़ दिया जाता है, तो भी अपने यही कहते हैं कि बहुत तेज आंधी आई थी, इसी की वजह से ये छतें हैं इनका ऊपरी हिस्सा उड़ गया, या फिर ये पेड़ थे ये टूट गए, ये चीज यहाँ थी और वहां पहुंच गई। तो ये सब किसकी सहायता से हुआ? वायु की सहायता से, हवा की सहायता से हुआ। लेकिन अपने उसको देख नहीं सकते, बस अब अपने उसको महसूस कर सकते हैं। इसके बाद देखो आपको क्रियाकलाप दे रखा है। एक क्या दे रखा है कि कोई फिरकी है, उसकी आप डंडी को पकड़ लो और ऊपर वाले जो खुला क्षेत्र है उसको अलग अलग दिशाओं में करो। तो आप क्या अनुभव करोगे कि फिरकी घूमती है, कभी तेज घूमती है, कभी धीरे घूमती है। तो जब वह वायु की दिशा में होगी तो वो क्या होगी? तेज घूमेगी। और यदि उसको जिस साइड करेंगे उस साइड वायु नहीं होगी तो वह धीरे धीरे घूमेगी या फिर बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। तो ये सब कुछ किसकी वजह से है? वायु की वजह से ही संभव है। इसके बाद है कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? तो इसका उत्तर भी यही है कि हाँ, जो वायु है वो हमारे चारों ओर हर जगह हर समय हमारे चारों ओर वह उपस्थित है। वायु उपस्थित है तो तब तक ही हम जीवित हैं। यदि हमारे चारों ओर हर जगह वायु उपस्थित न हो तो अपने ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करेंगे? जब हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण ही नहीं करेंगे तो श्वसन की क्रिया नहीं होगी। श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे? तो हर जगह हमारे चारों ओर वायु उपस्थित है। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 2 दे रखा है। क्या दे रखा है कि आप कोई भी बोतल ले लो, उस बोतल को अच्छी तरह से खाली कर दो, उसके अंदर एक बूंद पानी या कुछ भी एक बूंद तक न रहे, उसको आप उल्टी करके कुछ टाइम के लिए रख दो और उसके अंदर जो भी कुछ थोड़ा बहुत पानी होगा या कुछ भी अन्य पदार्थ होगा वो भी क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। उसके बाद क्या करो, आप किसी पानी के भरे बर्तन में, पानी के किसी बर्तन में उसको क्या करो? उल्टा रख दो। उल्टा ऐसे हाथ से पकड़कर इस प्रकार उसको बिल्कुल उल्टा उसके अंदर पैंदे तक लगा दो बोतल को और हाथ से पकड़े रखो। तो आप क्या देखते हो? क्या इस समय बोतल में पानी जाता है? इस समय बोतल में एक बूंद भी पानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका कारण भी देखते हैं। अब क्या करो, आप उसी बोतल को थोड़ा तिरछा कर लो। पहले तो आपने बिल्कुल उल्टा रखा था, अब थोड़ा सा तिरछा करते ही आप क्या देखते हो? जो पानी की बूंदे हैं उनमें बुदबुदाहट की आवाज के साथ ऐसे बाहर की तरफ बुलबुले से उठते हैं।
तो यह क्या है, यह वायु के कारण है। जो बोतल के अंदर वायु थी उसके कारण यह है कि जब आपने बिल्कुल उल्टा किया था उस टाइम वह वायु बाहर नहीं निकल सकी, वायु से बोतल भरी हुई थी, इसीलिए उस टाइम बोतल में एक बूंद पानी नहीं प्रवेश हो सका। लेकिन जैसे ही हमने उसको थोड़ा तिरछा किया तो उसके अंदर की वायु बुलबुलों के रूप में जितनी बाहर निकल रही है उतना ही पानी उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। तो अपने इस से एक बात तो ये पता चली कि कोई भी चीज कभी खाली नहीं होती। दूसरी बात यह हुई कि जो वायु है वह क्या है, स्थान घेरती है। वायु क्या है, स्थान घेरती है। जितनी वायु बाहर निकली उतना ही उसमें पानी प्रवेश कर चुका। यह क्रियाकलाप हमें क्या दर्शाता है कि जो वायु है वो स्थान घेरती है और यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है, इसका कोई भी रंग नहीं होता। यह क्या है, रंगहीन है, लेकिन हम इसके आर पार देख सकते हैं, इसीलिए यह क्या है, पारदर्शी है। रंगहीन तो है लेकिन यह क्या है, पारदर्शी है। तो हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु की एक पतली परत है और इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है और इसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडल। समझिए इस बात को कि जो हमारी पृथ्वी है वो वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है और यह परत है वो नीचे से लेकर कई किलोमीटर ऊपर तक इसका विस्तार है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद देखो कि जो पर्वतारोही है वो अपने साथ ऊपर जा रहा है और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ऊपर जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जैसे ऊंचा चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वह ऊपर कम है या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि ऑक्सीजन कम होने के कारण या नहीं होने के कारण ही अब तक अन्य ग्रहों पर ऊंचाई पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं हो सका है। तो पर्वतारोही पर्वत के ऊपर ऊंचाई पर जैसे ही उनको जाना होता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि ऊपर जाने के बाद उनको सांस लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु क्या हो जाती है, विरल होती जाती है। तो फिर आप विचार कर सकते हैं कि जो पर्वतारोही है वो ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं है या फिर बहुत ही अल्प मात्रा में है, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ऊपर जाते हैं। इसके बाद देखो 15.2 कि वायु किस से बनी है, कि वायु किस से बनी है। तो 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। पहले लोगों को नहीं पता था, 18वीं शताब्दी तक लोगों को नहीं पता था कि वायु किस से बनी है। वो तो सोचते थे कि वायु अकेली है, लेकिन यह अकेली नहीं है, इसके हजारों घटक हैं। ये बहुत सारे घटकों के मिश्रण को ही हम वायु कहते हैं। तो फिर प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि वायु एक ही पदार्थ नहीं है, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। और यह किस प्रकार का मिश्रण है, इन सभी के बारे में अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले इसने दे रखा है जल वाष्प। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वायु में जल वाष्प क्या है, विद्यमान है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो जो इसमें जल वाष्प होती है वो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है और जल की जो बूंदें हैं वो ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। तो प्रकृति के जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। आपने पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, जल चक्र के बारे में, कि जब भी नहरों, तालाबों, महासागरों का जो पानी है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल वाष्प बनकर ऊपर जाता है। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाता है तो वहां पर ज्यादा ठंडा होने के कारण, वहां का वायुमंडल ठंडा होने के कारण वह वाष्प संघनित होकर बूंदों का रूप धारण कर लेती है
और ये छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होकर जब बड़ी बूंद बनती है तो वह वायुमंडल में तैर नहीं सकती, तो फिर वह वर्षा के रूप में पुण्य महासागरों, तालाबों, नदियों, नहरों तक उसका पानी पहुंचता है। तो यही प्रक्रिया क्या है, जल चक्र है। तो इसमें मुख्य जो भूमिका है वो किसकी है, जल वाष्प की है, कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है, इसी कारण यह प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो यह आपका है जल वाष्प। इसके बाद देखो वायु में ऑक्सीजन भी है या नहीं है, इसकी एक क्रियाकलाप है कि आप मोमबत्ती लो, दो मोमबत्ती लो, दोनों को जलाओ, कि जो ऑक्सीजन है वो जलने में सहायक है। ऑक्सीजन यहाँ पर संभव है, वहीं पर आग संभव है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, वहां पर आग भी संभव नहीं होगी। तो आपने दो मोमबत्ती लेकर एक मेज के ऊपर रख दी, दोनों को जला लिया। तो अब क्या करना है, एक कांच का गिलास लेकर एक मोमबत्ती के ऊपर आप उसको रख दो, बिल्कुल उसको ढक दो। फिर उठाकर देखोगे तो मोमबत्ती जल रही है या नहीं, तो मोमबत्ती नहीं जल रही होगी। कुछ टाइम के बाद मोमबत्ती क्या हो जाएगी, स्वतः ही बुझ जाएगी। तो इस प्रक्रिया से हमें पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वह जलने में सहायक है, उसको वायु मिलेगी किसी भी चीज को जलाने के लिए तो ही वह चीज जलेगी। वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज को आग नहीं लगा सकते। तो वायु का यह वह घटक है जो जलने में सहायक है, वह क्या है, ऑक्सीजन है। यह क्रियाकलाप अभी आपको मैंने बताया है कि वायु का यह वह घटक है जो जलने में सहायक है। और इसी के साथ ही आपके दो घटक हैं जो जल वाष्प ऑक्सीजन पूरे हुए। बाकी का जो घटक हैं वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।